अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आपकी होस्ट नीलम और नीलम आपको अपने चैनल में वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह का नाम लेकर, जो इंतहाई आली रुतबा और बहुत जलीलुल कदर हैं। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज हमारे साथ हमारे एक लिसनर हैं अमीर हमज़ा, जिन्होंने हमारे साथ एक स्टोरी शेयर की है मरी से। वो बताते हैं कि मरी में उनका एक छोटा सा गेस्ट हाउस है और वो खुद लाहौर के रिहायशी हैं, लेकिन जब भी मरी में सीज़न होता है गर्मियों का, आलमोस्ट सर्दियों में भी लोग वहाँ पर आते हैं और रहते हैं। और अक्सर अमीर हमज़ा कहते हैं कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी उधर आकर स्टे करते हैं, मैं उनको कीज़ दे देता हूँ। मैं अपने फ्रेंड से या अपने रिश्तेदारों से पैसे बिल्कुल भी चार्ज नहीं करता, लेकिन अगर कोई बाहर के लोग हों वो मुझसे कांटेक्ट करें तो मैं उनसे पैसे लेता हूँ। एक दफ़ा मेरे नंबर पे एक कॉल आई कि हमें आपका गेस्ट हाउस चाहिए। तब सर्दियों के दिन थे और रात के 1 बजे के करीब मुझे बार बार कॉल्स आ रही थी। जब मैंने कॉल रिसीव की तो वो कॉल किसी लड़की की थी, जो कि मुझे कह रही थी कि हमें 3 दिन के लिए आपका गेस्ट हाउस चाहिए। जो मेरे गेस्ट हाउस की कीज़ थी वो मैंने अपने साथ वाले घर वालों को दी हुई थी। वो हम लोगों के बहुत पुराने जानने वाले थे। मैंने कहा कि आपके साथ कितने लोग हैं? उस लड़की ने कहा कि मैं और मेरी वालदा, हम लोग दोनों आपके गेस्ट हाउस में रहना चाहते हैं, क्योंकि मेरे गेस्ट हाउस के जो चार्जेस थे वो बाकी गेस्ट हाउस से बहुत कम थे। मेरा गेस्ट हाउस जिसके साथ बहुत ऊंची पहाड़ी थी और आलमोस्ट जो बैक साइड थी उस रोड से मेरा गेस्ट हाउस आता था, और वो भी रोड बहुत ज़्यादा ऊंची थी, उस पहाड़ी के साथ ही मिलती थी, और उसी रोड पे मेरा गेस्ट हाउस बनता था। मेरा गेस्ट हाउस बहुत बड़ा नहीं था, एक घर की तरह था, जिसके नीचे 2 रूम थे और 2 रूम ऊपर थे। मैंने उसको बहुत अच्छे से सेट किया हुआ था, डेकोरेट किया हुआ था। लोग मेरे गेस्ट हाउस को बहुत पसंद करते थे। मैंने अपने साथ वालों को कॉल की और उनसे कहा कि आप इनसे चार्जेस ले लें और इनको कीज़ दे दें, और ख़्याल रखिएगा कि ये कैसे लोग हैं। उन्होंने कहा ठीक है, हम सारी मालूमात कर लेंगे और उसके बाद ही उनको कीज़ देंगे। सारी मालूमात करने के बाद उन्होंने उनको वो कीज़ दे दी। मैं जानता था अपने गेस्ट हाउस के बारे में कि मेरा गेस्ट हाउस हॉन्टेड है, लेकिन मेरे गेस्ट हाउस में जब भी कोई लड़के रुकते थे तो उनके साथ वाक़यात कम होते थे। जब भी लेडीज़ होती थीं तो ये वाक़यात बहुत ज़्यादा होते थे। मैं बहुत घबराया हुआ था कि कहीं इनके साथ कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन मैंने इनके आगे इनकार भी नहीं किया कि ये इतनी रात को कहाँ जाएंगी। शायद कि इनके पास इतने पैसे नहीं हैं जो कि बाकी गेस्ट हाउस की तरफ ये लोग नहीं गए। अभी जैसे ही वो लोग अंदर इंटर हुई हैं, उन्होंने रात गुजारी है। रात तो खैर खैरियत से ठीक गुजर गई, क्योंकि मुझे कोई कॉल नहीं आई। सुबह दोपहर के 3 बजे के करीब मुझे उस लड़की की दोबारा कॉल आई, और उस लड़की ने मुझे कहा कि आप लोगों का जो गेस्ट हाउस है वो मुझे बहुत अजीब है और हमें रात गुजारने में काफ़ी दिक्कत पेश आई है। मैंने कहा आपको कैसे दिक्कत पेश आई है? जिस पे उन्होंने कहा कि हमने रात के टाइम गीज़र तो ऑन कर लिया था। पहले तो गीज़र का पानी बहुत गर्म था, लेकिन जैसे ही हम लोग सुबह उठे हैं तो गीज़र का पानी यख ठंडा था, जबकि गीज़र चल रहा था। ये चीज़ भी बहुत अजीब लगी है। और उसके बाद यूँ लगता था कि जैसे सारी रात ऊपर वाले रूम में कोई चल रहा है। इत्तेफाक से वो 2 माँ बेटियाँ जब गेस्ट हाउस में आई थी तो उस दिन गेस्ट हाउस में और कोई भी नहीं रुका हुआ था। मैंने कहा आपका वहम हो सकता है, जिस पे उस लड़की ने कहा नहीं, ये मेरा वहम नहीं है। खैर, हम 3 दिन के लिए इधर स्टे करेंगे। जैसे 3 दिन गुजर जाएंगे तो हम आपके रूम की साथ वालों को दे देंगे, गेस्ट हाउस की। अभी अगली रात होनी थी। वो माँ बेटियाँ कहीं रात को घूमती रही हैं। जैसे ही वो सोने के लिए घर आई हैं तो वो क्या बताती हैं मुझे कॉल करके, हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला है तो आगे एक औरत बैठी हुई थी। हमने उस औरत से पूछा कि ये रूम तो हम लोगों ने लिया हुआ है, आप इस रूम में कैसे आ गई, और इसकी कीज़ भी हमारे पास है। उस औरत ने हमारी किसी बात का भी जवाब नहीं दिया। वो औरत पहले तो बैठी रही है। उसने सुर्ख रंग का लिबास पहना था, शलवार कमीज़ और गले में दुपट्टा था। पहले वो लड़की बैठी रही है और उसके बाद वो उठ के बाहर चली गई है। हमने सोचा कि शायद गलती से इधर आ गई है, उसने हमारी बात का जवाब नहीं दिया। हम लोगों ने अपने रूम को लॉक किया और हमने कहा बाहर जो कोई भी है वो लोग जाने, हम लोग तो सिर्फ अपने रूम तक हैं। हम लोगों ने अपने रूम को लॉक लगाया और हम दोनों माँ बेटियाँ सोने की तैयारी करने लगी। रात के 4:30 का टाइम था कि हमारा दरवाज़ा नॉक हुआ।
जैसे ही दरवाज़ा नॉक हुआ, मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरी हैरानगी की इंतहा नहीं रही कि वही लड़की जिसकी आंखें इंतहाई खौफनाक लग रही थी मुझे कह रही थी कि आप इस गेस्ट हाउस में कब से रुकी हुई हैं। मैंने कहा मुझे तो 2 दिन हुए हैं। उस लड़की ने कहा कि मुझे इस गेस्ट हाउस में तो सदियाँ गुजर गई हैं, तुम लोग मेरे रूम में क्या कर रहे हो, मेरे रूम से बाहर निकलो। मैंने जल्दी से दरवाजे को लॉक लगा दिया। मैंने अपनी अम्मी को ये बात बताई। मेरी अम्मी ने कहा तुम नींद में होगी, ये तुम्हारा वहम है। मैंने कहा अम्मी ये मेरा वहम नहीं है। 15 मिनट के बाद दोबारा मेरे रूम का जो गेस्ट हाउस का रूम था उस पर दोबारा खटखटाहट शुरू हो गई। अम्मी ने अब जाकर दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर कोई भी नहीं था। उन्होंने दरवाजे को बंद किया। अभी हम लोग फिर लेटे ही हैं कि 20 मिनट के बाद दोबारा दरवाजे पे दस्तक शुरू हो गई। हम माँ बेटियाँ काफ़ी घबरा गईं। हमने कॉल की इस लड़के को जिसने हमें ये गेस्ट हाउस दिया था, जिसका नंबर हमने ले लिया था। उसने कहा कि आप लोगों ने अब दरवाज़ा नहीं खोलना, आप सुबह होने का इंतज़ार करें, जैसे ही फजर की अज़ानें होंगी ये चीज़ आपको तंग नहीं करेगी। हम उसकी बात को समझे नहीं, लेकिन वो दस्तक बहुत तेज़ी से शुरू हो गई। हमारे पास और कोई हल नहीं था कि हम उस गेस्ट हाउस का दरवाज़ा खोले बिना हम रह ही नहीं सकते थे। हमने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो वो मंज़र भी बहुत वहशतनाक था। वो लड़की जो पहले सुर्ख लिबास में थी उसका चेहरा तो वैसा ही था, लेकिन जो उसका जिस्म था वो टेढ़ा था। उसकी गर्दन टेढ़ी हुई थी और उसका मुंह आगे की तरफ था। वो हमें यही कह रही थी इस कमरे से दफ़ा हो जाओ इससे पहले कि मैं तुम लोगों को जानी नुकसान दे दूं। हम माँ बेटियों ने ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। हमने ऊंचा ऊंचा चीखना शुरू कर दिया। हम लोगों की आवाज़ सुन के वो जो लड़का साथ वाले घर में रहता था उसने गेस्ट हाउस का दरवाज़ा तोड़ना शुरू कर दिया। हम लोग जब उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा तो हम वो चीज़ हमारे सामने खड़ी हुई थी। जब हमने ऊंची ऊंची आयतुल कुर्सी शुरू की और उस लड़के ने कहा कि तुम लोग फ़िक्र मत करो, हम लोग ऊपर से आते हैं, तो उस चीज़ ने जब लड़कों की आवाज़ सुनी तो वो चीज़ फ़ौरन गायब हो गई। वो लड़का जब अंदर आया तो उसने कहा कि मैंने आपको बताया नहीं था कि ये गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, लेकिन आप रात के टाइम आई थी और आपके पास और कोई रास्ता नहीं था, तो आपने भी मुझे ये बात नहीं बताई कि इस गेस्ट हाउस में ऐसा क्या है। तो मैंने समझा कि शायद उस चीज़ ने आपको तंग नहीं किया, इसीलिए मैंने आपको बताया नहीं है। ये गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, इसीलिए इतना खूबसूरत होने के बावजूद इधर लोग बहुत कम आते हैं, सिर्फ घर वाले और बाकी लोग आते हैं। आपको मैंने सारी कीज़ दे दी थी, लेकिन ये मेरी गलती है कि मैंने आपको इस रूम की दे दी और आपको इस बारे में पता नहीं था। उन्होंने फिर जिसका ये गेस्ट हाउस था उससे भी उन्होंने कॉन्टेक्ट किया और उन्होंने कहा कि आप दोबारा ऐसी गलती मत करिएगा। कभी भी अकेली लेडीज़ को देखकर आप ये गेस्ट हाउस ना दें, क्योंकि आपका गेस्ट हाउस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। वो जो भी चीज़ है वो इस गेस्ट हाउस में सामने ही रहती है। अगर हम लोग इस चीज़ को ना समझते कि वो कोई और औरत थी तो शायद हमारी उसी टाइम जान निकल जाती या हमें हार्ट अटैक हो जाता। वो मंज़र बहुत ज़्यादा वहशतनाक और खौफनाक था। और अमीर हमज़ा कहते हैं कि अब काफ़ी अरसे से मेरा गेस्ट हाउस बंद पड़ा हुआ है, क्योंकि 3 से 4 फैमिलीज़ ने उधर स्टे किया है जो कि लेडीज़ थी। उन्होंने ये बात आई थिंक कि काफ़ी लोगों को बताई है। उसके बाद मेरा गेस्ट हाउस मेरे जानने वालों के अलावा और मेरे अलावा कोई भी यूज़ नहीं करता। थैंक यू अमीर हमज़ा, आपने हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर की, और मैं आगे भी आप अपनी स्टोरीज़ हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं एक और ख़ौफनाक कहानी की तरफ। ये ख़ौफनाक कहानी हमारे साथ शेयर की है शौकत ने, जो कि हैदराबाद के रिहायशी हैं। शौकत कहते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी का सच्चा खौफनाक वाक़या है। अब मेरी उम्र इस टाइम 50 साल है। ये वाक़या तब का है जब मैं 18 से 19 साल का था। उनके वालिद की बचपन में ही डेथ हो गई थी। वो एक गांव में रहते थे, और जिस गांव में वो रहते थे वहाँ का एक चौधरी था जहाँ इनके वालिद साहब काम करते थे। उन्होंने इनको अपने घर के सारे कामों पर और अपने भैंसों को संभालने पर मामूर किया हुआ था। मेरे वालिद साहब की डेथ उसी काम के दौरान हुई और उनको हार्ट अटैक हो गया और वो उनकी डेथ हो गई। मैं और मेरी 2 बहनें और मेरी अम्मी, हम लोग बाकी रह गए। मैं तब बहुत छोटा था। मेरी अम्मी लोगों के घरों में काम करती थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ एक दिन जब मैं जवान हो गया, मेरी उम्र 12 से 13 साल थी, तो मैं एक दिन खेतों के पास बैठा हुआ था। चौधरी साहब अपने एक नौकर के साथ घोड़े पर सैर के लिए निकले, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने अपने साथ वाले नौकर से कहा कि ये बच्चा कौन है। उन्होंने कहा ये सफदर का बेटा है।
جو آپ کے پاس کام کرتا تھا۔ چودھری صاحب نے کہا ہاں، مجھے اس کی شکل صفدر سے ملتی جلتی ہی لگتی تھی۔ تم کیا کرتے ہو ادھر؟ میں نے کہا چودھری صاحب میں کوئی کام بھی نہیں کرتا، ابھی تو میں اپنی پڑھائی پڑھ رہا ہوں اور اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ تو چودھری صاحب نے کہا ٹھیک ہے، کل سے تم میرے پاس کام پہ آ جانا۔ جو چودھری صاحب کے ساتھ ایک اور نوکر تھا، اس کا نام رمضان چاچا تھا، اور رمضان چاچا میرے ابو کے بچپن کے دوست تھے۔ یہ دونوں مل کر ہی چودھری صاحب کے پاس کام کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ رمضان تم اس کو سارے کام سکھا دینا، مجھے یہ بچہ بہت اچھا لگا ہے۔ میں نے اپنی ماں کو جا کر یہ بات بتائی تو میری امی بہت زیادہ خوش ہوئی، اور انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چودھری صاحب نے تمہیں دوبارہ کام پہ رکھ لیا ہے، تمہارے باپ کے بعد یہ خوشی ہمیں بہت عرصے کے بعد ملی ہے۔ اب صبح صبح میں رمضان چاچا کے پاس چلا گیا اور میں نے چودھری صاحب کے سارے کام کیے اور ان کی بھینسوں کو سنبھالا۔ میری جو مین ڈیوٹی تھی وہ بھینسوں کا گوبر صاف کرنا تھی اور ان کو نہلانا دھلانا تھا۔ رمضان چاچا مجھے بہت اچھے طریقے سے کام سکھا رہے تھے اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ شوکت بتاتے ہیں کہ ایک دن میں بہت زیادہ بیمار تھا، لیکن میں اپنے کام سے چھٹی نہیں کرتا تھا۔ میں نے بھینسوں کو ابھی نہلانا ہی تھا کہ میں جیسے ہی بھینسوں کے نہلانے والی جگہ پر آیا تو میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی، میں نے چارپائی نکالی ایک روم سے باہر اور میں وہیں لیٹ گیا۔ اس روم میں بہت زیادہ توڑی رکھی جاتی تھی جو کہ بھینسوں کو ڈالی جاتی ہے۔ اچانک میں لیٹا ہی ہوا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس کمرے میں سے ایک موٹا لمبے سے قد کا شخص نکلا ہے، جس نے اپنے منہ اور جسم کو ایک کمبل اور خیس نما چیز سے ڈھانپا ہوا ہے۔ وہ آیا ہے بہت جلدی سے اور اس نے بھینسوں کو چارہ ڈالا ہے اور بھینسوں کو نہلا کر اس جگہ کو صاف کر کے وہ میری آنکھوں کے سامنے اسی روم میں اندر چلا گیا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت چمکدار انگوٹھی تھی۔ میں بہت حیران ہوا اور میں نے اگلے دن یہ سارا واقعہ رمضان چاچا کو بتایا۔ انہوں نے کہا بیٹا یہ تمہارا وہم بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا یہ میرا وہم نہیں ہے۔ اگلے دن دوبارہ ایسے ہی ہوا۔ رمضان چاچا کو میں نے پھر بتایا کہ میں ابھی کام کر ہی رہا تھا کہ وہ شخص پھر توڑی والے کمرے سے نکلا ہے اور اس نے میرے ساتھ میرا سارا کام کروایا ہے، یوں مانے کہ اس کے ہاتھ ایک مشین کی طرح ہیں۔ رمضان چاچا نے کہا سردی کی سخت راتیں تھیں تب۔ انہوں نے کہا کہ ہم صبح 5 بجے کے قریب یہاں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور دیکھیں گے کہ اس کمرے میں آخر کیا چیز ہے۔ ہم دونوں چائے پی کر گرما گرم اپنے جسم کو کر کے ہم دونوں اسی کوٹھری میں ایک جگہ پر پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے۔ ابھی دیکھنا ہی تھا کہ وہ توڑی والا کمرہ کھلا ہے اور ایک موٹے سے قد کا موٹے جسم کا لمبے قد کا انسان جس کا منہ اور جسم ڈھکا ہوا ہے وہ آیا ہے اور اس نے ساری صفائیاں کر کے بھینسوں کو چارہ ڈال کے ان کو نہلا کر وہ بہت تیزی سے دوبارہ کوٹھری میں چلا گیا ہے اسی کمرے میں۔ جیسے ہی وہ گیا میں اور رمضان چاچا اس کے پیچھے گئے تو کمرہ بالکل چھوٹا سا تھا اور وہاں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، یوں مانو کہ اس کمرے میں اور کوئی انسان نہیں تھا۔ رمضان چاچا نے کہا کہ یقیناً یہ کچھ جن بھوت کا ہی واقعہ ہے۔ جب اگلا دن گزرا تو میں اپنے کام پر لیٹ آیا تو میرے آنے سے پہلے سارا کام ہو چکا تھا۔ رمضان چاچا نے کہا کہ یہ تو تمہاری قسمت اچھی ہے کہ چودھری صاحب آئے تو ہر چیز صاف ستھری تھی، تم نے اتنا اچھا کام کیا ہے، اگر تم کام نہ کرتے اور آج بھی بیمار ہو جاتے تو وہ تمہیں کام سے نکال دیتے، وہ صفائی پسند ہیں بہت زیادہ۔ میں نے کہا رمضان چاچا میں تو ابھی آیا ہوں، میں نہیں جانتا کہ مجھ سے پہلے یہ کام کون کر گیا ہے، جس پہ رمضان چاچا نے کہا کہ ہو سکتا ہے یہ کام اسی شخص نے کیا ہے جو کہ اس کوٹھری میں رہتا ہے۔ اب یہ بات میں نے اپنی امی کو بھی جا کر بتائی۔ میری امی نے کہا بیٹا تم نے اس چیز کی طرف دھیان نہیں دینا، تم اپنا کام کرتے رہو، وہ جو بھی چیز ہے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتی، یقیناً وہ کوئی خبیث جن نہیں ہے، وہ کوئی اچھی چیز ہے جو تمہاری مدد کرنا چاہتی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ رمضان چاچا بھی اس دن نہیں آئے تھے، ان کی طبیعت خراب تھی، کہ اچانک کوٹھری کا دروازہ کھلا ہے توڑی والے کمرے کا اور وہ چیز دوبارہ نمودار ہوئی ہے۔ آج بھی اس کا منہ ڈھانپا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی تھی وہ بہت زیادہ چمکیلی اور چمکدار تھی۔ اس نے میرے سارے کام کیے اور میرے سارے کام کرنے کے بعد وہ میری طرف بڑھا۔ میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ آج یہ میری جان ہی لے لے۔ اس کے ہاتھ میں ایک انگوٹھی تھی، وہ انگوٹھی اس نے میرے ہاتھ میں ڈالی۔ آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ وہ انگوٹھی مجھے یوں لگ رہی تھی کہ جیسے میرے ہی ہاتھ کے سائز کی بنی ہے، اور بڑی ہی تیزی سے وہ اپنے کمرے میں دوبارہ چلا گیا۔ اب کے بار اس نے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ میں اپنے کام سے فارغ ہو کر جب دوپہر کے ٹائم گھر گیا تو میری امی میرے ہاتھ میں وہ انگوٹھی دیکھ کر بہت زیادہ
हैरान हुई और कहने लगी कि ये अंगूठी तुमने कहाँ से ले ली है, ये अंगूठी तो तुम्हारे अब्बा की थी, जब वो फोत हुए तो वो अंगूठी उनके हाथ में थी, न जाने वो अंगूठी किधर गई, ये तुम्हें किसने दी है। मैंने उनको ये सारा वाक़या बताया। उन्होंने मुझे कहा कि हो सकता है कि वो तुम्हारे अब्बू की ही रूह थी जो तुम्हारी मदद करना चाहती थी, और तुम्हारे अब्बा कहते थे कि ये अंगूठी उनको किसी बुज़ुर्ग ने दी है और इससे काम मिनटों में आसानी में हो जाता है। जब वो फोत हो गए थे तो मुझे ये अंगूठी नहीं मिली। बेटा वो तुम्हारा बाप ही था जो तुम्हारी मदद के लिए आता था। लिसनर्स, उसके बाद मैंने उनको बहुत ढूंढा कि उस कोठरी में से फिर शायद कोई निकले, लेकिन उस कोठरी में उसके बाद कोई भी नहीं निकला। हमारा पक्का अकीदा है कि मरने के बाद कोई वापस नहीं आता। अल्लाह बेहतर जानता है कि वो कौन थे और कौन नहीं थे, मैं नहीं जानता। उन्होंने मुझे मेरे होश में अंगूठी दी और मैंने उस अंगूठी को पहन लिया। इस तरह करके मैं चौधरी साहब की नज़र में उनका बहुत हर दिल अजीज़ हो गया और उन्होंने मुझे अपने बहुत से काम सौंप दिए। तब मैंने भैंसों वाली जगह छोड़कर चौधरी साहब की ज़मीनें संभालनी शुरू कर दी। आज मेरे हालात बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और मैं अपना भी बिज़नेस करता हूँ। चौधरी साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। उस अंगूठी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। वो जो इंसान भी था, या रूह थी या जिन था, उसने मेरे साथ बहुत अच्छा किया है। और ऐसी चीज़ें जब अच्छा करती हैं तो फिर उस इंसान का बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। थैंक यू, आपने हमारे साथ शौकत स्टोरी शेयर की। लिसनर्स, ऐसे होता है जब ये चीज़ें किसी के साथ अच्छा करती हैं तो इंसान की ज़िंदगी बदल जाती है। आप लोग यही दुआ करें कि अव्वल पे तो हम इन चीज़ों को बिल्कुल भी सामना ना करें, अगर करें तो वो चीज़ें अच्छी हों। और आपको मेरी स्टोरीज़ कैसे लगेंगी, आप मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट नीलम को इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह नेगेबान।